मासूम देवरानी की खड़ूस सास और जेठानी। करिश्मा आंगन में बैठकर बर्तन धो रही होती है। तभी उसकी सास कल्याणी और बर्तन लाकर उसके पास रख देती है और कहती है, बहू रानी, अभी तुमसे इतने से बर्तन नहीं धुले, बाकी के बर्तन कैसे धोगी? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कल्याणी ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। करिश्मा की शादी के बाद उसका वह पहला दिन था और पहले दिन पर ही उसे घर के इतने सारे काम करने पड़ रहे थे। कुछ देर बाद उसकी जेठानी आती है और उससे कहती है, अरे ये क्या, तुमसे तो ये 4 बर्तन नहीं धोए गए, अभी तो तुम्हें बहुत सारे कपड़े भी धोने हैं जो शादी के चलते हम सभी के गंदे हो गए थे। जेठानी जी, इतने सारे बर्तन धोते धोते मेरी कमर दर्द होने लगी, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर सकती हूँ? ओहो, देखो तो सही, अभी तुम्हें समय ही क्या हुआ है? अरे अभी तो तुम्हारी उम्र भी नहीं है थकने की, इतनी जल्दी तुम थकने लगी। जेठानी जी, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे सारे बर्तन धोने के बाद मैं कपड़े धो दूंगी और जब सारे काम हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लूंगी। ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो तुम्हें पता है माँ जी को पसंद नहीं काम चोरी करना, हमारी सास बहुत खड़ूस है। माया और कल्याणी इसी तरह बेचारी करिश्मा के ऊपर अत्याचार करती रहती हैं और उसके प्रति बहुत ज्यादा खड़ूस रहती हैं। अब तो बहुत अच्छा हो गया माया, अब तो तुम्हें घर के कोई काम नहीं करने पड़ेंगे। बेचारी मेरी मासूम सी देवरानी, इससे तो मैं भर भर के काम करवाऊंगी। माया और कल्याणी दोनों ही एक ही काठी की थी, जिसके चलते वो घर के सारे काम बेचारी करिश्मा से ही करवाती हैं। शादी को अभी उसके 3 से 4 दिन भी नहीं हुए थे और उसके हाथों में मेहंदी छूट गई थी। बेचारी करिश्मा बहुत ही गरीब परिवार से थी, जिसके चलते वह उसकी गरीबी और उसकी मासूमियत का फायदा उठाने लगती है। ये क्या, तुम यहाँ रसोई में क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता क्या, हमारे घर में सभी लोगों को चूल्हे की रोटी और चूल्हे की ही सब्जी खाना पसंद है। तो यहाँ गैस वेस्ट करने से अच्छा है जाओ लकड़ी जलाकर चूल्हे पर खाना बनाओ। लेकिन जेठानी जी, मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊंगी? कैसे बनाओगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बनाओगी चूल्हे पर ही। अब चाहे तुम्हें चूल्हे पर बनाना खाना सीखना पड़े, जाओ अपना सारा सामान यहाँ से ले जाओ। माया ऐसा कहकर करिश्मा को चूल्हे पर खाना बनाने के लिए भेज देती है, जिसके बाद बेचारी करिश्मा चूल्हे में फूंक मार मार के अपनी आंखें लाल कर लेती है। उसे चूल्हा जलाना आता ही नहीं था। वहीं पड़ोस की एक औरत उसे देखकर उसके पास आती है। तुम तो नई नवेली दुल्हन हो, तुमसे इतने सारे काम क्यों करवाए जा रहे हैं? और फिर अभी तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी। खैर कोई बात नहीं, लगता है तुम्हें चूल्हा जलाने नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। अंगूरी का बर्ताव बहुत अच्छा था, वह पड़ोसन होने के नाते करिश्मा की मदद करती है और उसे चूल्हा जलाना सिखाती है। जैसे ही ये सब माया और कल्याणी देखते हैं, उन्हें और गुस्सा आता है, जिसके चलते वह रात भर बेचारी करिश्मा से बहुत काम करवाती है और आपस में बातें करते हुए कहती हैं, कुछ ज्यादा ही सहेलापन बन रहा है इसका। आजकल हमारे खानदान की बहुएं पड़ोस की औरतों से बात नहीं करती हैं। अरे माँ जी, मैं तो जानती हूँ ये जरूर हमारे पड़ोस की औरतों से चुगलियां कर रही होगी, आज तक मैंने तो नहीं की। सही बोल रही है बहू तू, इसे तो अब घर के अंदर ही सही से रखना होगा। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और अब माया गर्भवती हो जाती है। माँ जी, बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए, अरे आप दादी बनने वाली हो। जहां तो कल्याणी को खुश होना चाहिए था, वहां वह मुंह बनाकर बिना कुछ कहे चली जाती है। माँ जी को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो मुंह बनाकर क्यों चली गई, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। उस दिन के बाद से माया से कल्याणी कटी कटी सी रहने लगती है और उससे घर के काम भी करवाती है। ये क्या माया, जब देखो यहाँ वहां बैठी रहती है, कुछ काम भी करने चाहिए तुम्हें। चलो जाओ घर की साफ सफाई करो। माँ जी, आपने ऐसे मुझसे कभी बात नहीं की, आज क्या हो गया? और मैंने कुछ किया है तो मुझे बता दीजिए। कल्याणी उससे कुछ कहे बिना ही चली जाती है, जिसके बाद माया अपनी सास की बात मानकर घर के काम करती है। माया को गर्भवती हुए कुछ महीने बीत जाते हैं और अब उसका पेट बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से वह घर के काम नहीं कर पाती। लेकिन कल्याणी को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आता। जब देखो यहाँ बैठी हुई खाती रहती हो, जाओ जल्दी से मेरे लिए कप चाय बनाकर लाओ। उस दिन माया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, आप करिश्मा से बोल दीजिए, वो बना देगी। करिश्मा घर पर नहीं है और एक कप चाय बनाने में तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्या? कल्याणी के ऐसे ताने सुनकर बेचारी माया चुपचाप रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। उस वक्त उसे अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, जिसके चलते उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह खुद से कहती है, सही कहते हैं, जो जैसा करता है कर्मा उसको वैसा ही फल देता है।
अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी देवरानी को कितना बुरा लगता होगा जब हम खड़ूस होकर सारे काम उसी से करवाया करते थे। आज मेरी सास को मेरे गर्भवती होने पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो मेरे साथ इतना खड़ूस व्यवहार रख रही हैं। माया उस दिन के बाद से करिश्मा के साथ बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगती है और वह उससे बातें भी करती है। इसी के चलते करिश्मा माया की हालत को देखकर उसकी देखरेख करती है और उसका ध्यान भी रखती है। लेकिन कल्याणी का खड़ूसपन अपनी दोनों बहुओं के प्रति बढ़ने लगता है। अभी तो मेरी उम्र ही नहीं थी कि मैं दादी बन जाऊं और इसने मुझे इतनी जल्दी दादी बना दिया। अरे क्या जरूरत थी अभी गर्भवती व्यवस्था में आने की। कल्याणी अपने मन में ऐसा सोच रही थी कि तभी वहां उसकी छोटी बहू आती है। माँ जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, खा लीजिए, आपने कुछ नहीं खाया है। कल्याणी उस खाने में जोर से हाथ मारती है और सारा खाना गिराकर करिश्मा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मारती है। ये खाना खाऊंगी क्या मैं? अरे मैं डाइटिंग पर चल रही हूँ, तू मुझे समय से पहले ही बूढ़ा बना दे। कल्याणी ऐसा कहती ही है कि तभी उसका ये बुरा बर्ताव उसका बेटा संजीत देख लेता है। वाह माँ, आप अपनी डाइटिंग और अपने खड़ूसपन से बाज नहीं आई। अरे आपने ये भी नहीं सोचा कि करिश्मा केवल आपके बारे में सोचकर आपके लिए इतने प्यार से खाना लेकर आई। करिश्मा मुझे बताती थी कि सब लोग घर में उसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया। लेकिन आज जब अपनी आंखों के सामने देखा तो पता चला। बहुत हुआ माँ, अब मैं इस घर में अपनी पत्नी के साथ नहीं रहूंगा। चलो करिश्मा, यहां से हम कहीं और रह लेंगे। संजीत अपनी पत्नी करिश्मा का हाथ पकड़ता है और वहां से उसे ले जाता है। वो दोनों घर छोड़कर जाने वाले होते हैं, इतने में माया भी आती है और उसके हाथों में बैग होता है। जब से मैं गर्भवती हुई हूँ माँ जी, आपका भी मेरे प्रति पूरा व्यवहार बदल गया है, जो कि मुझे बहुत अजीब लगा। अब आपकी नजरों में मेरी कोई कदर नहीं, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। वहां मेरी माँ मेरी देखरेख अच्छे से कर लेंगी। वैसे भी आपने अपने खड़ूसपन से इस पूरे परिवार को बिखेर दिया है। मैं तो सुधर गई हूँ, लेकिन आपको भी सुधरने की जरूरत है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे और अपनी दोनों बहू को जाते हुए देख कल्याणी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो सभी को रोककर उनसे माफी मांगती है। मैं इस परिवार को भी करने नहीं दूंगी। मुझसे जो हुआ वो बहुत बड़ी भूल थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। देखो, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं किसी के साथ खड़ूस नहीं रहूंगी, सबको प्यार करूंगी और इस परिवार को जोड़ कर रखूंगी। बस मुझे एक आखिरी मौका दे दो। कल्याणी के कहने पर सभी उसकी बात मान लेते हैं, जिसके बाद कल्याणी का बर्ताव सही में बहुत ज्यादा बदल जाता है। वह अपनी दोनों बहू को बराबर का प्यार करती है और अपनी बड़ी बहू माया की गर्भवती अवस्था में बहुत मदद करती है और उसकी सेवा करती है। कुछ समय में माया एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अरे वाह जूही, आज तुमने नाश्ते में मालपुए बनाए हैं। आहा, मेरा कब से मालपुए खाने का मन हो रहा था। जी सोचा आज आपके और सबके लिए मालपुआ बना देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए, आप भी मालपुए खाइए। कोई जरूरत नहीं है। कितनी बार कहा है कि मुझे अपने हाथ का बना हुआ खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे इन मनहूस हाथों से खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रहूं। माँ, ये आप क्या बोले जा रही हैं? तेरी शादी को पूरे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 6 सालों में मुझे आज तक खुशखबरी नहीं मिली। हमारे पड़ोस में रह रही सरस्वती के बेटे की शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ, लेकिन उसकी बहू ने खुशखबरी दे दी है। और वो शांति, उसके बेटे की शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं और उसके आंगन में 2 पोता पोती खेल रहे हैं। अगर जूही माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। बेटे के होते हुए भी अगर मुझे पोता पोती का सुख पाने के लिए बाहर से ही बच्चों को गोद लेना होता तो मैं बेटा ही क्यों पैदा करती। मुझ जैसी औरत पर तो शादी के 6 साल बाद भी मैं अब तक माँ नहीं बन पाई। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि भगवान मुझे मौत दे दे। शादी को 6 साल हो जाने के बाद भी जूही अब तक माँ नहीं बन पाई थी। जूही की सास अंबिका उसे हमेशा ताने देती थी, जिससे जूही हमेशा परेशान रहती थी और खुद को कोसती रहती थी। रविंद्र, आज तुम फिर लेट हो गए। ये रोज रोज लेट होने का रीजन मैं जान सकती हूँ? वही रीजन है जिससे मैं रोज लेट होता हूँ। भाभी और भैया की शादी को 6 साल हो गए हैं, लेकिन भाभी अभी तक माँ नहीं बन पाई हैं, जिसके चलते माँ हमेशा भाभी को ताने देती है। माँ के रोज रोज के ताने से बेचारी भाभी बहुत परेशान रहती है। मैं तो थक गया हूँ अपने घर में रोज रोज इन कलेश से। भगवान करे तुम्हारी भाभी की गोद जल्द से जल्द भर जाए। मेरे घर में हो रहे रोज रोज कलेश की वजह से मुझे नहीं लगता कि माँ हमारी शादी के लिए मानेंगी, इसलिए हम लोग उन्हें बिना बताए शादी कर लेते हैं। शादी हो जाने के बाद उन्हें हमारी शादी को मंजूर करना ही होगा।
ऐसे बिना बताए शादी करना क्या ठीक रहेगा? अगर तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता है तो बता दो। महिमा के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, जिसके चलते महिमा शादी के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद महिमा रविंद्र एक मंदिर में जाकर शादी कर 7 जन्मों के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। शादी के बाद रविंद्र महिमा को अपने घर ले आता है, जहाँ रविंद्र, ये क्या किया तूने? तू इस गरीब को हमारे घर की बहू बना कर ले आया। एक बहू बांझ, दूसरी गरीब। सोचा था कि तेरी शादी मैं किसी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो जल्द से जल्द माँ बन सके और मुझे पोता पोती का सुख दे सके, लेकिन तूने भी मेरे सारे सपने तोड़ दिए। माँ, मैं महिमा से बहुत प्यार करता हूँ। महिमा भले ही एक गरीब परिवार से है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अंबिका, अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। शादी तो हो चुकी है, इसलिए शांति से बहू का घर प्रवेश कराओ। लेकिन एक बार कहा ना, अब मुझे इस टॉपिक पर कोई और बहस या लड़ाई नहीं चाहिए। अपने पति की बात सुनकर अंबिका को ना चाहते हुए भी महिमा का गृह प्रवेश करना पड़ता है, लेकिन अंबिका अभी भी अपनी छोटी बहू को दिल से स्वीकार नहीं करती है। लाइए भाभी, सब्जी मैं बना लेती हूँ, जब तक आप रोटी बना लीजिए। कब तक आप सारे काम अकेले करती रहेंगी? महिमा, तुम्हारे आने के बाद मुझे एक बहन की कमी महसूस होना बंद हो गई। अरे देखो तो जरा, आज पनीर बनाया जा रहा है। वैसे महिमा, तुमने तो इतना अमीरों वाला खाना खाया नहीं होगा। तुम्हारे घर में तो रोज वही दाल चावल बनता होगा ना? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। हम भी तीज त्योहार पर ऐसी ही चीजें खाते हैं। लेकिन हमारे घर में तो हर 2 दिन में ऐसी चीज बनती रहती है। वैसे मैं ये कहने आई थी कि मेरे लिए खाना मत बनाना। वो मेरी सहेली है ना, उसकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। सोचा था कि तुम दोनों को साथ ले जाऊं, लेकिन ख्याल आया एक बहू तो मेरी बांझ है, क्या पता उसके मनहूस कदम से उसके घर में पनौती आ जाए, और दूसरी की तो हैसियत ही नहीं है जाने की। अंबिका की बातें सुन महिमा और जूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंबिका के जाते ही जूही फूट फूट कर रोने लगती है। रोना बंद करिए, आप तो जानती है ना कि माँ जी कैसी हैं। महिमा, मैं इन रोज रोज के तानों से न थक चुकी हूँ। मैंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन हर जगह से मेरे हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वहाँ भगवान हमारे लिए एक ऐसा दरवाजा खोलता है जहाँ हमारी परेशानियों का हल आसानी से निकल आता है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि उनके गांव में हर साल सभी औरतें छठी मैया का व्रत रखती हैं। यह छठी मैया का व्रत जो भी औरतें रखती हैं, उन्हें संतान प्राप्ति का सुख जरूर प्राप्त होता है। मुझे भरोसा है, अगर आप यह छठी मैया का व्रत रखेंगी तो साल भर में आपकी गोद जरूर भर जाएगी। ये सब सच है तो मैं छठी मैया का व्रत जरूर रखूंगी। जूही महिमा इस बारे में अपनी सास को बताती हैं, जिसे सुनकर बड़े बड़े डॉक्टर और स्पेशलिस्ट को दिखाने के बाद भी आज तक माँ नहीं बनी, तो क्या ये व्रत रखने से माँ बन जाएगी? कैसी बकवास बातें कर रही हो तुम दोनों। आज के जमाने में भी क्या कोई ऐसी बातों पर विश्वास करता है? कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन हम जरूर विश्वास करते हैं। महिमा जूही छठ पूजा का व्रत रखने की पक्की ठान लेती हैं, जिसके बाद अब दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर छठ पूजा का व्रत रखने की तैयारी करती हैं। पूजा के लिए सारा सामान ले लिया, एक बार फिर से लिस्ट चेक कर लेती हूँ। नारियल, गन्ना, सुठानी, सुपारी, धाप, नींबू, केला, सिंघाड़े, फल, टोकरी, अदरक का पौधा, हरे पत्ते, सिंदूर, सुपारी। चलो, सारा सामान तो हो गया। कल सबसे पहले हम नदी के अंदर जाकर स्नान करेंगे। अगले दिन होते ही देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर अपने घर के पास में बनी नदी के पास जाती हैं और जाकर स्नान करती हैं। महिमा, देखो मैंने पूजा का सारा प्रसाद बना दिया है। अब हम इस प्रसाद को खाएंगे। इस प्रसाद को खाने के बाद 36 घंटे तक हमारा निर्जला व्रत रहेगा। इस सूनी गोद को भरने के लिए मैं निर्जला व्रत तो क्या, इससे कठिन से कठिन व्रत भी रखने को तैयार हूँ। आप देखना, इतने सच्चे मन से छठ पूजा का व्रत रखने का फल आपको जरूर मिलेगा और जल्दी आपकी सूनी गोद भर जाएगी। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर छठ पूजा का व्रत रखती हैं और छठी मैया से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती हैं। हे छठी मैया, मैंने सच्चे मन से आपका व्रत रखा है। मेरे इस व्रत को स्वीकारो और मेरी सूनी गोद को भर दो। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी जेठानी को इस सूने आंचल में बच्चों की किलकारी गुंजवा दो, जिससे उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाए। ऐसे ही दोनों देवरानी जेठानी का छठ पूजा का ये व्रत पूरी विधि विधान से संपूर्ण होता है।
छठ पूजा को खत्म हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक तुम दोनों में से किसी ने भी मुझे खुशखबरी नहीं दी। मैं कह रही थी ना कि सारी चीज बकवास है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अंबिका ये कही रही होती है कि तभी महिमा और जूही को अचानक उल्टी आना शुरू हो जाती है, जिसे देख महिमा और जूही का पति जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ इन दोनों को? अचानक इन्हें उल्टियां आना कैसे शुरू हो गई? यह तो अब लगा ही रहेगा। आपके परिवार के लिए एक नहीं 2 खुशखबरी है। आप दोनों की पत्नियां गर्भवती हैं। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? मेरी दोनों बहुएं गर्भवती हैं? जी हाँ। ये खबर सुनकर ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे घर आ गई हूँ। आखिर मेरा दादी बनने का बरसों का सपना पूरा होने जा रहा है। ये सब सिर्फ महिमा के कारण ही हो पाया है। अगर महिमा मुझे छठ पूजा के व्रत के बारे में नहीं बताती तो छठी मैया की मुझ पर कभी कृपा नहीं होती। महिमा बहू, मुझे माफ कर दे बहू। तेरे ही चलते मेरे घर में सारे जहाँ की खुशियां आ पाई हैं। मैंने तेरे साथ जो भी बर्ताव किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जूही बहू, तू भी मुझे माफ कर दे। तेरे साथ तो मैंने बहुत अन्याय किया, लेकिन आज मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। छठी मैया की कृपा से मेरी दोनों बहुओं की गोद भर गई। जय हो छठी मैया की। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और महिमा और जूही को 2 प्यारे प्यारे बेटे होते हैं, जिसके बाद अब हर साल अंबिका अपनी दोनों बहू के साथ छठी मैया का व्रत रखती है।